Hello everyone, welcome back to Quanta. And guys, myself Viru sir, founder and director Quanta Institute Jaipur, and it's lecture number 3 on statistical mechanics. And here we have to discuss general discussion on mean values. In the previous lecture on random walk, we have done some basic concepts about random walk, and now general discussion on mean values. And here we will discuss about mean, variance and dispersion and standard deviation etc. क्लियर है? चलो मूव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जनरल डिस्कशन ऑन मीन वैल्यूज है. सबसे पहले एक बार बात करते हैं कि मीन क्या होता है. ठीक है, तो देखो, लेट यू हैव ए वेरिएबल यू हैव ए वेरिएबल यू. वेरिएबल का मतलब होता है कि वो बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है. वेरिएबल खुद के नाम से है कि वेरी कर रहा है वो. ठीक है, तो लेट यू हैव ए वेरिएबल यू दैट कैन टेक वैल्यूज भाई वेरिएबल है तो वैल्यू लेगा ही. वैल्यूज u1 u2 u3 एंड सो ऑन. एंड विद प्रोबेबिलिटीज, एक वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी भी होती है. ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा उस चीज़ को, बट एक बार सुनो. एंड with probabilities and the respective probabilities are are probability of getting या probability of having value u1 is pu1 and probability of having value u2 by variable u is pu2 and probability of having value u3 is probability pu3 and so on. तो इस टाइप का गेम है कि एक वेरिएबल u है जो कि ये वैल्यू ले सकता है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दीज वैल्यूज आर दिस. ठीक है, देन मीन क्या होगा. बट उससे पहले एक बार समझो वेरिएबल को, थोड़ा अच्छे से समझो. लाइक आपने है ना कोई एक्सपेरिमेंट किया, वेरिएबल का मीनिंग समझा रहा हूँ एक बार थोड़ा अच्छे से. कोई एक्सपेरिमेंट किया, लाइक आपने जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, उसको फाइंड आउट करने का कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो आपका वैल्यूज क्या आएंगी. मान लो एक बार एक्सपेरिमेंट किया आपने तो आपका वैल्यू आया 9.9. ठीक है, एक बार वैल्यू और दोबारा एक्सपेरिमेंट किया 10 आया. एक बार और एक्सपेरिमेंट किया 10.1 आया. एक बार और किया 10.2 आया. एक बार और किया तो 10.0 आ गया. ठीक है, ये 10.0 है. एक बार और किया 9.8 आ गया. एक बार और किया 9.7, 9.3, 9.2, 8.0. इस टाइप से वैल्यूज आ रही है आपकी जब जी को आपने मेजर किया. तो वेरिएबल का नाम है यहाँ पर, वेरिएबल को आप जी बोल दो. और वो वैल्यूज क्या क्या ले सकता है, g1, g2, g3, g4, इस टाइप से. ठीक है, अब मान लो आपने जैसे यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. मान लो आपने 100 बार एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, 100 में से अगर 10 बार वैल्यू आ रही है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वैल्यू g1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वैल्यू 9.9. 100 बार एक्सपेरिमेंट किया, 10 बार ये वैल्यू आ रही है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10/100. ठीक है, तो 1/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यू g1 9.9. ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम है यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर है एकदम. अब मीन वैल्यू, आपने इसका मीन निकाला तो है. क्या करते हो आप मीन के लिए, मीन वैल्यू जी एवरेज क्या करते हो, इन सबको जोड़ते हो और भाग दे देते हो कि ये कितनी वैल्यू है. 100 वैल्यू है, जैसे मैंने बोला कि 100 वैल्यू है, उस सबको यहाँ पर जो सम करके समेसन जी आई है वो करके और फिर आप 100 का डिवाइड कर देते हो, मीन आ जाता है. सिमिलरली एक और मीन का फॉर्मूला मैं बताता हूँ और वो भी इसके इक्विवेलेंट ही होगा. ठीक है, ये भी मीन है और जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं वो भी मीन, मतलब यही रिजल्ट है उसका भी, फाइनल रिजल्ट यही है. तो अभी बात करते हैं मीन क्या होगा. तो अभी यहाँ पर यू के हिसाब से चलते हैं, जी के हिसाब से नहीं चलते हैं. मैं प्रूव करूँगा कि वो चीज़ इसी को इंडिकेट करता है. ठीक है, चलो अभी चलते हैं. आप इसको लिख लेना ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि बात क्या हो रही है. ये सब बचपन में किया है, अभी एक नया फॉर्मूला देखेंगे. तो देन मीन वैल्यू, मीन और एवरेज भी बोलते हैं इसको, एवरेज वैल्यू ऑफ u will be या is given by will be u बार से डिनोट करते हैं
और ये होता है समेसन। देखो समेसन जब लगाते हैं जब डिस्क्रीट वैल्यूज हो, अगर कंटिन्यूस वैल्यूज हो ना तब तो इंटीग्रेशन का यूज होता है, ठीक है। तो अभी डिस्क्रीट वैल्यूज से आपको पता है u1 u2 u3 डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहे हैं, तो समेसन और u का निकालना है ना, तो u एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समेसन ui, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ui एंड i के ऊपर समेसन है, नीचे समेसन pui। ये एक फॉर्मूला है जो कि इक्विवेलेंटली उसी के बराबर होता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये चीज़ क्या होगी, समेसन pui क्या होगा, ये 1 होगा, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम ऑब्वियसली 1 होगा। आप देखो जो 9.9 था उसका 10/100 था, बाकी सबको करोगे तो जब सम करोगे तो 100/100 ही आ जाएगा फाइनली। आप खुद से ये समझ सकते हो ये चीज़, तो ठीक है। तो ये तो 1 ही होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u बार को जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, समेसन i ui प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ui। तो दिस इज द मीन, ठीक है। और ये फॉर्मूला उसके इक्विवेलेंट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला दोनों इक्विवेलेंट है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मीन क्लियर हो गया और उसके बाद में आगे एक बात करेंगे। एग्जांपल छोटा सा ये लो, जी का ले लो, जी आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, और इसकी 3 या 5 वैल्यूज आ रही है, ठीक है, 5 वैल्यूज आ रही हैं, 3 ले लो यार, फिर जोड़ने में दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो 10 11 12 ऐसे ले लो। जी का ये 3 वैल्यू आ रही है और आपने एक्सपेरिमेंट किया है 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स आपने एक्सपेरिमेंट किया है। ये वैल्यू आ रही है 4 बार, ये वैल्यू आ रही है 1 बार और ये वैल्यू फिर आ जाएगी आपकी 5 टाइम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग G1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग G1 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स आ रहा है आउट ऑफ 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग G2 क्या हो जाएगा, 1 बार ही आया आउट ऑफ 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग G3 क्या हो जाएगा, 5 बार आया आउट ऑफ 10। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अब मीन निकालते हैं, एक बार तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं और एक बार जो अपना होता है ना कि भाई क्या क्या वैल्यूज आई है और क्या बोलते हैं कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो जैसे 10 वैल्यू आई है और 10 अगर ऐसे लिखूंगा ना मैं, 10 जो डेटा है 10 बार जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो उसको आप ऐसे लिखोगे, 10 4 बार आया तो वो रीडिंग ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद 11 1 बार आया, 12 5 बार आया, इस टाइप से आप उसको लिखोगे। अब इन सब का सम करोगे, 5 बार हो गया ना, तो 12 5 60, 60 और 40 100 और 10 110 और 111, तो ये हो गया सम 111 जो आपका पहले वाला फॉर्मूला था, ठीक है। और बटे 10 मीन कितना आया 11.1, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले से करके देखो, समेसन सिग्मा ui, तो ये हो जाएगा u1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग u1 प्लस u2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग u2 एंड u3 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग u3। 3 ही तो वैल्यू आ रही है वहाँ पर, u1 u2 u3, g1 g2 g3 कुछ भी बोल दो, अभी मैंने u लिख दिया कोई बात नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4/10 प्लस u2 इज 11 एंड प्रोबेबिलिटी इज 1/10 एंड u3 इज 12 एंड प्रोबेबिलिटी इज 5/10। अब खुद ही देख लो, 10 चौक 40, 12 60 और 11, ऊपर 111 नीचे 10, सेम 11.1। तो अभी आपको ये वाले फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मैं प्रूव कर चुका हूँ कि हाँ ये मीन का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपको देसी जो पहले आता था आपको 6th क्लास से, वही फॉर्मूला है ये, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया, इसको थोड़े अलग फॉर्मेट में दिखा दिया, तो मीन क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डेविएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन की, ठीक है। फिर डेविएशन पे आएंगे, फिर अदर चीज़ों पे आएंगे। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन कुछ 4-5 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट देखो क्या है,
फर्स्ट तो ये है कि अगर कोई फंक्शन ऑफ यू हो तो उसका मीन कैसे लिखोगे, फंक्शन ऑफ यू का मीन, तो क्या करेंगे भाई, समेशन, जहाँ पर अभी जैसे u का मीन निकाला था तो हमने क्या किया था, u i के ऊपर समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू आई एंड डिवाइड बाई समेशन पी यू आई। ठीक है, इसको ये 1 होगा, ये इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं कि सब प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। ठीक है, इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं। अभी फंक्शन ऑफ u का आपको एवरेज चाहिए, तो u की जगह यू आई की जगह फंक्शन ऑफ यू आई हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू आई एंड डिवाइडेड बाय ये सब, सॉरी ऊपर है ये आई, ये भी आई के ऊपर पी यू आई। वंस अगेन दिस थिंग इज 1 एंड ऊपर वाला जो है वही आपका वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर इस टाइप से दो फंक्शन हो एफ ऑफ यू एंड जी ऑफ यू और उसका मीन चाहिए ऐसे पूरे का, तो ये चीज़ होगी एफ ऑफ यू आई यू प्लस जी ऑफ यू। ठीक है, ये चीज़ होगी, इसको भी आप देख सकते हो, प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव देखो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि जब पूरे को यहाँ पर रखोगे, अब की बार पूरे के रखोगे तो स्प्लिट कर लो, क्या ही दिक्कत है, तो 2 में डिवाइड हो जाएगा इस स्टेप से, तो ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई कांस्टेंट और इनटू फंक्शन ऑफ यू हो और इसका मीन चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट का तो मीन का कोई मतलब ही नहीं है, दैट इज कांस्टेंट, वेरिएबल के मीन की बात होती है। ठीक है, ये वेरी कर ही नहीं रहा तो मीन का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो सी इंटू एफ ऑफ यू का ही मीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। एक कुछ ऐसे हो कि यू मीन इंटू यू हो और इसका मीन निकालना हो। ठीक है, तो देखो इससे पहले एक चीज़ ये वाला कर लो यार, कि यू मीन है वहाँ पर और उसका एक बार और मीन कर रहा है, तो फिर कुछ नहीं होगा, वो यू मीन ही रहेगा बस। ठीक है, दोबारा मीन लेने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, एक अगर यू मीन इंटू यू है और अब पूरे का मीन लेना है आपको, तो फिर ये हो जाएगा, देखो यू मीन तो एज ए कॉन्स्टेंट ही है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और ये एक वेरिएबल है अभी, तो इसका भी यू मीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, और कुछ एक आध और होगी शायद, मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक ये है कि अगर कांस्टेंट का मीन चाहिए, कांस्टेंट का मीन चाहिए, तो कांस्टेंट का मीन तो कांस्टेंट ही होता है, ऑब्वियसली वो वेरी नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो ये कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज है। अब आते हैं डेविएशन क्या होता है। डेविएशन, डेविएशन जैसे इसका नाम बोल रहा है कि डेविएट कितना हुआ है, कितना डिफरेंट है मीन से डेविएशन। ठीक है, डेविएशन अबाउट मीन भी बोल सकते हो इसको, डेविएशन अबाउट मीन, पूरा नाम तो यही है। तो ये होता है आपका डेल्टा यू से डिनोट करते हैं, ये होता है यू माइनस यू बार। अब ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है कि यू मीन से कितना डेविएटेड है। मान लो आपने ना जो मीन था, जो जी का मीन था वह 11.1 और कोई आपकी एक वैल्यू आई थी जी की 12, तो ये है कि डेल्टा जी डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस 11.1, तो मीन वैल्यू से कितना डेविएटेड है। ठीक है, जो आपकी वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो, तो ये है डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, ये वाली चीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन, इसको हटा लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट या फर्स्ट मूवमेंट भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन या अबाउट मीन। ठीक है, ये होता है डेल्टा यू का बार, डेल्टा यू का बार। अब देखो ये आपको चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या होता है भाई, यहीं कर लो इसको तो यार। डेल्टा यू क्या होता है, ये रहा आपका यू माइनस यू बार, इसका एक बार और मीन लेना है, तो डेल्टा यू का बार क्या हो जाएगा, यू माइनस यू बार का बार।
अब देखो इसका बार माइनस u बार का बार, u बार का बार तो खुद ही u बार है, तो ये हो गया अल्टीमेटली u बार माइनस u बार एंड दैट थिंग इज 0. सो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज 0 और इसी वजह से हम सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन में इंटरेस्टेड है. ये हमेशा ही 0 होता है, दैट इज ऑलवेज 0. आप नोटिस कर सकते हो इस चीज को, ये ऑलवेज 0 ही होगा. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन सेकंड मूवमेंट. तो नेक्स्ट है सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन. अबाउट मीन, ठीक है. सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन क्या होता है? इसको ये होता है आपका, मैं एक बार लिख देता हूं, डेल्टा यू का स्क्वायर का मीन. ठीक है, डेल्टा यू जो डेविएशन है उसके स्क्वायर का मीन. और इसके नाम और भी है, इसको आप डिस्पर्जन भी बोलते हैं और वेरिएंस भी बोलते हैं. और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो इनमें से किसी एक का नाम बोलेगा. और आप इसको एक चीज़ और भी बोलते हैं, ये डेल्टा यू स्क्वायर है ना, तो मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू, ये कुछ इसके अल्टरनेट नाम है, मीन स्क्वायर वैल्यू. तो अभी देखते हैं क्या हो जाएगा. देखो डेल्टा यू का स्क्वायर का मीन करना है, देख रहा है यहाँ पे. तो सबसे पहले डेल्टा यू का स्क्वायर देख लो क्या होगा. ठीक है, तो डेल्टा यू कितना होता है भाई? डेल्टा यू होता है आपका, पहले डेल्टा यू लिख लेता हूँ, फिर उसका स्क्वायर देख लेता हूँ, फिर मीन ले लूँगा. डेल्टा यू यानी कि डेविएशन यू माइनस यू बार, इसका स्क्वायर भाई यू माइनस यू बार का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का स्क्वायर है तो है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. बिल्कुल सही बात है. और अब इसका मीन लेना है, ले लो भाई डेल्टा यू के स्क्वायर का मीन. और यही आपका डिस्पर्जन वेरिएंस या फिर मीन स्क्वायर वैल्यू व्हाट एवर यू वांट टू से सेकंड ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन वो हो जाएगा. तो मीन लो, इस पूरे का मीन लेना है तो यू स्क्वायर प्लस यू बार का स्क्वायर माइनस 2u यू बार का मीन, पूरे का मीन. ठीक है, बीच में एडिशन है तो हर टर्म पे मीन का साइन आ जाएगा, यानी कि यू स्क्वायर का मीन प्लस यू बार के स्क्वायर का मीन. ठीक है, और माइनस 2u यू बार का मीन. अभी देखो ये तो हो गया यू स्क्वायर का मीन प्लस ये मीन पहले ही ले रखा है, मीन का स्क्वायर हो रखा है और उसका मीन लेना है. तो पहले एक बार मीन ले लिया ना, उसके बाद में दोबारा मीन से कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ रहनी है. वापस से सुन लेना, मीन का स्क्वायर है, ठीक है, मीन का स्क्वायर है और उसका वापस से मीन ले रहे हो तो ऑलरेडी मीन ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वही चीज़ रहेगी. तो ये यू मीन का स्क्वायर ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि मीन लेने के बाद वो लाइक ए कॉन्स्टेंट हो जाता है. एक सीधा सा इस वे में समझ लो आप. ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 2 यू बार है तो यू का तो यू बार हो जाएगा, बट यू बार एज ए कॉन्स्टेंट ही है तो वो तो एज जैसा है वैसा ही रहेगा, तो यू बार रहेगा. ये चीज़ हो गई. और ये क्या हो गया? यू स्क्वायर का बार प्लस यू बार का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ यू बार का स्क्वायर. बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको. हाँ, इसको आगे सोल्व करें तो देखो क्या हो गया. ये हो गया आपका डेल्टा यू का स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं अपन. और ये हो गया, देखो यहाँ पर ये सेम स्टफ है, प्लस यू स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2u बार का स्क्वायर. ठीक है, सेम स्टफ है. ये -2 है, ये +1 है, घट के -1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर का बार माइनस यू बार का स्क्वायर. ठीक है, ये आपका है डिस्पर्जन या वेरिएंस या फिर मीन स्क्वायर वैल्यू. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए इसको. ठीक है, बहुत जगह काम भी आती है. तो ये जनरल डिस्कशन था, ये काफ़ी जगह काम आता है ना, स्टैट ही नहीं और भी जगह लाइक क्वांटम में भी काम आता है. जब बेसिक पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट है डिस्पर्जन, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका. ठीक है, उससे पहले मैं एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन कर देता हूँ और उसके बाद में मैं इसका फिजिकल मीनिंग करूँगा. क्योंकि ये लोग है ना, मतलब ये जो वर्ड्स है डिस्पर्जन हो गया, वेरिएंस हो गया, इन लोगों ने बहुत बार सुने हैं, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना इसका
वो बहुत कम लोगों को पता है। एक बार थोड़ा सा लिटिल सा फीलिंग लेंगे इसकी, ठीक है भाई। चलो तो एक बार देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका एक नाम और भी होता है एंड दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब देखो इसका था मीन स्क्वायर है, मीन है, फिर स्क्वायर है और वैल्यू, ठीक है। अभी रूट मीन स्क्वायर बोल रहे हो, पहले तो मीन स्क्वायर वैल्यू था, रूट मीन स्क्वायर बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा हो जाएगा रूट एंड डेल्टा यू का स्क्वायर का मीन। अब देखो रूट, रूट और मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो ये है मतलब सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का अंडर रूट ले लो, सिग्मा आ जाएगा, डिस्पर्जन या वेरिएंस व्हाट एवर यू वांट टू से, ठीक है। ये और है, मतलब समझ रहे हो ना, ये डिवाइड वाला नहीं है, प्लीज यार इस बात का ध्यान रखना। ऐसे करके लिख देते हैं, कई बार तुम्हें ना दिमाग लगा देते हो, कहोगे एक ही हो जाएगा ये तो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, इस टाइप से है, एक ही बात होता है डिस्पर्जन और वेरिएंस, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रहे। अब बात करते हैं फिजिकल मीनिंग की, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात करेंगे और डिस्पर्जन या फिर वेरिएंस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो फिजिकल मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन, फर्स्ट डिस्पर्जन और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन या वेरिएंस। तो क्या इंडिकेट करता है, मैं एक बार लिख देता हूं और उसके बाद में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये बताता है कि आपका जो डेटा है वो कितना स्कैटर्ड है, स्कैटरिंग इन डेटा, ठीक है। द डिस्पर्जन या वेरिएंस, द वेरिएंस इंडिकेट्स, वेरिएंस इंडिकेट्स स्कैटरिंग इन डेटा, स्कैटरिंग इन वैल्यूज बोल देता हूँ, इन वैल्यूज। अबे नाम से तो समझ में नहीं आया, फिजिकल मीनिंग तो हो गया, इतना सही है फिजिकल मीनिंग, बट अच्छे समझ नहीं आया, फील तो आई नहीं जो आप बोल रहे थे। देखो फील मैं बताता हूँ। अभी जैसे आपने ना जी का कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंट किया था शुरुआत में, उसमें आपने 100 टाइम्स उसको किया था और ऐसा था कि कभी आपकी वैल्यूज़ 9.9 आ रही है, कभी 9.6 आ रही है और कभी 13 भी मान लो आपकी आ रही हो, कभी 8 पॉइंट समथिंग भी आ रही हो, कुछ 7 पॉइंट समथिंग भी आ रही हो, ठीक है। तो इस टाइप से वैल्यूज आपकी आ रही है। अब मैं एक स्केल बनाता हूँ, लेट आप है ना देखो 7.1 यहाँ पर हो और ये 13 हो यहाँ पे, तो इसके बीच में आपकी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो ये है स्कैटरिंग इन डेटा। और एक बार जैसे मान लो किसी और बंदे ने, ये तो क्या मान लो किसी एक बच्चे ने किया, जैसे मैं नाम ले देता हूँ, कुछ भी ए बच्चे ने किया ये, ठीक है। एक बी बच्चे ने किया और उसकी वैल्यूज का जो रेंज है वो आया उसका 10.1 to 10.3, 100 रीडिंग है, 100 रीडिंग है और तीनों मतलब जो सारी रीडिंग है वो इसी रेंज में है। तो उसका भी अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं कि भाई क्या क्या वैल्यू आई, तो उसका कुछ ऐसा है कि 10.1 से और 10.3 इस टाइप से इतनी सी रेंज में है। तो स्कैटरिंग इन डेटा, तो वेरिएंस है ना, इस चीज़ को ही बताता है कि वो जो डेटा, जो रिजल्ट आपके हैं, वो जो वैल्यूज आपकी है वो कितना स्कैटर्ड है। यहाँ पर देखो स्कैटर्ड कम है, यहाँ पर कम है स्कैटरिंग, सिर्फ छोटी सी रेंज 10.1 से 10.3 के बीच में 100 रीडिंग है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस इतने बड़े रेंज में 100 रीडिंग्स है। तो ये इस चीज़ को बताता है। अगर आपका ये वाला सीन है, जो ए ने एक्सपेरिमेंट किया है, अगर वो वेरिएंस कैलकुलेट करेगा तो उसका वेरिएंस ज़्यादा आएगा
और अगर बी वेरिएंस कैलकुलेट करेगा तो उसका बिल्कुल कम आएगा। फिजिक्स समझा रहा हूँ मैं, एक जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना वेरिएंस का, वो समझा रहा हूँ। वेरिएंस देखो नाम भी बोल रहा हो कि कितना दूर तक वो वेरिएबल वेरी कर रहा है। डिस्पर्जन नाम से इससे देखो यार, डिस्पर्जन, डिस्पर्स मतलब फैलना, डिस्पर्स ये तो होता है फैलना। तो कितना डेटा में स्कैटरिंग है, कितना डेटा फैला हुआ है, उस चीज को बताता है डिस्पर्जन। बिल्कुल क्लियर है, एकदम नाम में ही है सब कुछ, ठीक है। और अब बात करता हूं मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो अभी ये बात तो यहां लिख ही दिया था, द वेरिएंस इंडिकेट्स स्कैटरिंग इन वैल्यूज, ठीक है। इट टेल्स अबाउट दैट हाउ मच द डेटा इज स्कैटर्ड, ठीक है, इन हाउ मच रेंज द डेटा इज स्कैटर्ड, ठीक है। तो वो बस इतना भी सफिशिएंट है, या फिर आप एक लाइन और लिख सकते हो, इट टेल्स दैट हाउ मच द डेटा इज स्कैटर्ड। एक बात मैं अभी क्लियर करूंगा इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है, ठीक है। इट टेल्स दैट हाउ मच द डेटा या वैल्यूज एक ही बात है ना, इज स्कैटर्ड, फैला हुआ है। उस जो डिस्पर्जन है उसको बताता है वेरिएंस। अभी नेक्स्ट है फिजिकल मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस रखना है इसके बीच में, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं इसको, फिजिकल मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिग्मा है उसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा। अब देखो खास बात, खास ये है, बिजली की तरह मतलब आंखें हो जाएंगी एक बार सुनते ही। फिजिकल मीनिंग, द फिजिकल मीनिंग ऑफ सिग्मा, फिजिकल मीनिंग ऑफ सिग्मा इज सेम एज ऑफ वेरिएंस, इज सेम एज ऑफ वेरिएंस है। ये क्या, अगर सेम ही मीनिंग है देन व्हाई वी नीड स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाई वी नीड दिस स्टफ, इसी से काम चला लेते। भाई वजह होगी ना यार, इसको इतना दिमाग क्यों लगाएंगे। देखो मनुष्य की एक खराब आदत ये होती है कि जब तक जरूरत नहीं होती वो कुछ नहीं करता, सही है ना। तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे एग्जाम अगर बंद है एमएससी के तो किताब साइड में रख रखी है, और जब शुरू थे चल रहे थे तो बिल्कुल पूरी रात काली हो रही थी तुम्हारी, और अभी बिल्कुल रेस्ट में चिल चल रहे हो, सही है कि नहीं है। तो जब तक जरूरत नहीं है आदमी कुछ करता नहीं है, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को खोजा क्यों गया, बिल्कुल पॉइंट है। देखो अब दोनों में डिफरेंस भी अब क्लियर होएगा। आप एक बार वापस से नोटिस करना कि ये क्या था, वेरिएंस को कैसे डिफाइन किया था, ऐसे डिफाइन किया था आपने, ठीक है। वेरिएंस ये चीज़ है और ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ी थी, वेरिएंस यही है। तो वेरिएंस है ना, उसका यूनिट देखो, अगर u का यूनिट अगर मीटर है तो वेरिएंस का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, सही बात है कि नहीं है। u का यूनिट कुछ a है, कुछ भी a, जैसे एम्पियर है, तो मतलब वेरिएंस का जो यूनिट है वो एम्पियर स्क्वायर होगा। मैं एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जो वेरिएबल है जैसे एक्सेलरेट मतलब g अपन निकाल रहे थे, तो अगर g में वेरिएंस निकाला है तो उसका जो यूनिट होगा, वो जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है, मैं a लिख देता हूँ जस्ट, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसको a लिख दिया, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है उसका स्क्वायर होगा वेरिएंस। तो अब और यहाँ पर ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को थोड़ा सा यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पचा लेना यार, सिग्मा होता है वेरिएंस का रूट, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, अब वैसे समझो यूनिट क्या होगा इसका, इसका यूनिट वही होगा जो u का है, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट ले लिया, ठीक है। और वेरिएंस यानी कि ये चीज़ हो जाएगी। मैं आज स्पेस कहाँ क्रिएट करूँ, इसके बाद की बातें मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस और अंडर रूट डेल्टा u स्क्वायर का मीन, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है, सिग्मा का जो यूनिट है, इज दैट ऑफ यूनिट ऑफ u इक्वल टू यूनिट ऑफ u, ठीक है। यहां पर यूनिट ऑफ वेरिएंस सुनते रहना, अपने आप समझ में आएगा, इज इक्वल टू
यूनिट ऑफ यू स्क्वायर। और यही डिफरेंस है। देखो स्कैटरिंग इन डेटा बताता है दोनों, वेरिएंस भी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी, बट फर्क ये है कि जो वेरिएंस है वो यूनिट u का स्क्वायर, जो भी u वेरिएबल है आपके, उसके u स्क्वायर की यूनिट के फॉर्मेट में स्कैटरिंग बताता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो u की यूनिट में ही स्कैटरिंग को बताता है। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने क्या किया था समझाने के लिए, इसको 7.1 और इसको 13 दिया था, तो वो जो मैंने बताया वो समझाने के लिए था। ठीक है, जब यू मतलब ये डिस्पर्जन देख रहे होंगे आप, तो यूनिट कुछ और होती है यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यूज ये नहीं होंगी जो आपको बताया मैंने, वो एक जस्ट समझने के लिए है, ध्यान दें, वो जस्ट एक समझने के लिए है कि डेटा में स्कैटरिंग कितनी है, क्योंकि उससे आपको इजीली समझ में आ गया था। बट यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो एक्सिस पे जो चीज़ें हैं वो यूनिट मतलब यू स्क्वायर के फॉर्मेट में होंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा बिल्कुल एक कन्फ्यूजन आएगा, लेकिन मैं अभी क्लियर कर दूं कि वो समझाने के लिए था, क्योंकि आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया कि डेटा कितना स्कैटर्ड है, उससे भी वही पता लगता है, बस यूनिट का जो स्केल है वो डिफरेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, यू स्क्वायर कर दूँ, देखो अभी देखो इसको यू स्क्वायर कर दूँ तो उस टाइप से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर यू स्क्वायर कर दूँ तो 49 से लेके 169 इस रेंज में डेटा हो, और ये बताता है आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यू की यूनिट में ही स्कैटरिंग बताता है। ठीक है, तो अभी एक बार लिखता हूँ मैं, अब एक बार वापस से चलो शुरुआत में। फिजिकल मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन और वेरिएंस। द वेरिएंस इंडिकेट्स स्कैटरिंग इन वैल्यूज, इट टेल्स दैट हाउ मच द डेटा और वैल्यूज आर स्कैटर्ड। ठीक है, डेटा और वैल्यूज आर स्कैटर्ड, एंड इट टेल्स द स्कैटरिंग इन द यूनिट ऑफ u square, and it tells about scattering in unit of u square। ठीक है, एंड अब देखो इसके बाद फिजिकल मीनिंग ऑफ, द फिजिकल मीनिंग ऑफ सिग्मा इज सेम एज ऑफ वेरिएंस, बट it tells scattering of data या scattering of values in unit of u, यूनिट ऑफ u के बाद में। ठीक है, तो ये सब आपका जो पैरामीटर था वो समझाने के लिए था। ये यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने वो बना दिया पूरा। ठीक है, वो वेरिएंस का जो डायग्राम है वो ऐसा ही बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आपको एक समझ में आ गया कि जो फील होती है ना वो आ गई होगी कि स्कैटरिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर डेटा स्कैटर्ड कितना है, कितनी रेंज में है, और ऑब्वियसली एक बात आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका अगर वेरिएंस कम होगा तो अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि देखो वेरिएंस कम होगा तो एक छोटी सी रेंज में सारी यूनिट है, सारी मतलब जो वैल्यूज है, इसका मतलब आपका डेटा अच्छा आया। अभी आप देखो ना, इसी रेंज में 100 वैल्यूज आई थी आपकी, तो जो वेरिएंस है बिल्कुल छोटा सा ही होगा। वेरिएंस कम होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, आपको शायद थोड़ा सा बिल्कुल फील आई होगी। ये ऐसे वर्डिंग है, ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी अच्छे से समझ नहीं आती हैं, बट अभी थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना डेविएट है। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड डेविएशन कितना स्कैटर्ड है डेटा आपका। चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट कि इन सब जो भी है ये मीन वेरिएंस, इन सब का रैंडम वॉक में क्या सीन है, उन पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीन वैल्यू, डिस्कशन ऑन मीन वैल्यूज फॉर रैंडम वॉक। डालो जो बेसिक डिफरेंस है स्टैंडर्ड डेविएशन में और वेरिएंस में वो सिर्फ यूनिट का है, बोथ टेल स्कैटरिंग, बट यूनिट डिफरेंट है। और अभी ये भी समझ में आ गया होगा कि जब वेरिएंस था तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको जनरली यूनिट ऑफ यू में ही आपको स्कैटरिंग देखना होता है कि यूनिट ऑफ यू में स्कैटरिंग कैसे हुई है, इसलिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं अपने मतलब की बात पे, एंड दैट इज डिस्कशन ऑन मीन वैल्यूज
फॉर रैंडम वॉक, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या क्या डिस्कस होने वाला है इस बैनर के नीचे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वेरिएबल कौन कौन है रैंडम वॉक में, ठीक है। और मतलब वेरिएबल का मतलब है कौन चीज़ वेरी कर रही है वहाँ पर, कोई चीज़ ऐसा है कि जिसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, तो उनके ऊपर फिर उसका मीन ले लेंगे, उसी का डिस्पर्जन ले लेंगे, उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे, सही है कि नहीं है। तो अब देखो क्या क्या रैंडम वॉक में क्या था कि आपका जैसे एक ड्रंक पर्सन का एग्जांपल दूं, ये ड्रंक पर्सन है यहाँ पर, तो ये राइट में स्टेप ले सकता है n1, लेफ्ट में स्टेप ले सकता है n2, और इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है यहाँ पर। अगर ये मान लो यहाँ पर आ गया तो x इक्वल टू ml, अगर l वहाँ पर स्टेप लेंथ है तो, ठीक है, टोटल स्टेप्स n थे वहाँ पर, ठीक है। और अब और राइट में मूव करने की प्रोबेबिलिटी p थी, लेफ्ट में मूव करने की प्रोबेबिलिटी q थी। ये थोड़ा सा मैं एक रैंडम वॉक का एक डेटा बताया तुमको, ठीक है, वन डायमेंशनल रैंडम रहेगा, ठीक है ना। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग राइट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग लेफ्ट है। जो मेनली वेरी करेगा वो है नंबर ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, नंबर ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मान लो आप इसी एक सेम पर्सन को आप ये बोलो कि मतलब 10,000 दिन तक कंटिन्यूसली इसको पिला के और ये सेम मोशन करवाओ, तो कभी वो यहाँ पर रुकेगा, कभी यहाँ रुकेगा, कभी यहाँ रुकेगा, कभी यहाँ रुकेगा, कभी यहाँ रुकेगा। हर दिन उसका कुछ अलग डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, हर दिन उसके राइट में स्टेप लेने का जो नंबर है वो अलग होगा, हर दिन उसके लेफ्ट में स्टेप लेने का नंबर अलग होगा। तो ये तीन चीज़ है मेनली n1, n2 एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि वैरी कर रहा है, सही है। और डिस्प्लेसमेंट वैरी कर रहा है तो यहाँ पर स्टेप लेंथ तो कांस्टेंट है, तो मैं एक चौथी चीज़ भी बोल सकता हूँ कि m भी वैरी कर रहा है, ठीक है, m भी वैरी कर रहा है, x वैरी कर रहा है तो m भी वैरी कर रहा है, l तो कांस्टेंट है, स्टेप लेंथ, ठीक है, उसका जो स्टेप है वो तो वही है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे, जो वैरी कर रहा है, जो वेरिएबल है, तो एक बार लिख देता हूँ, इन रैंडम वॉक वेरिएबल्स आर n1, n2 एंड x एंड m, ठीक है, इन रैंडम वॉक। अब ये चीज़ बना लेना, अब समझ में तो आ गया होगा कि क्यों ये वेरिएबल है, उसके बाद लिखना है चीज़। इन रैंडम वॉक ऑब्वियसली वेरिएबल्स आर n1, n2 एंड m एंड x द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये वेरिएबल्स हैं, तो इन सब का मीन और डिस्पर्जन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। सो हेयर वी विल टॉक अबाउट मीन ऑफ n1, यानी कि मीन ऑफ टेकिंग राइट, मतलब टेकिंग लेफ्ट स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और n2 बार की बात करेंगे, तो स्टेप टुवर्ड्स मतलब जो नंबर ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट है उनका मीन क्या होगा। और बात करते हैं एक m के बार की बात करेंगे और x के बार की बात करेंगे, फिर इन सब में इसकी बात करेंगे डेल्टा n का स्क्वायर का एवरेज, यानी कि डिस्पर्जन। ये हो गया मीन सब में, ये हो गया डिस्पर्जन, ठीक है। तो डेल्टा n1 डेल्टा n2 का स्क्वायर का मीन, डेल्टा m का स्क्वायर उसका मीन, एंड डेल्टा x का स्क्वायर उसका मीन। मतलब सब में डिस्पर्जन फाइंड आउट किया, डिस्प्लेसमेंट में, m में और n1 एंड n2 में, ठीक है। और फिर इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करेंगे हर में। तो यहाँ पर सिग्मा n1 बोल देता हूँ मैं, इसको सिग्मा n2 बोल देता हूँ, इसको सिग्मा m बोल देता हूँ, इसको सिग्मा x बोल देता हूँ। ये सब चार चीज़ें भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा इस टॉपिक के अंडर क्रियाक्रम होगा, ठीक है। मूव करते हैं, चलो सबसे पहले ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं। एक बार मैं वापस से बता दूं कि ये वेरिएबल क्यों है, कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन है, अभी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैं आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो
रैंडम वॉक में एक बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि स्टैट में जो नंबर होता है वो जनरली लार्ज होता है। मैं 10,000 भी बहुत छोटा ले रहा हूँ, नंबर होता है 10⁻23 ऐसे कुछ, ठीक है। तो अगर अभी 10 ऐसे इतना बड़ा नंबर ना लेके आप छोटा ही लेको, जैसे 1 लाख बंदे हो, 2 वे हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि एक सिंगल बंदे को ही आप 1 लाख बार मोशन करवा दो, ठीक है, या फिर सेम काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने सेम मात्रा में पी रखी हो, ठीक है, सेम मतलब अमाउंट में उन्होंने ड्रंक किया हुआ हो, सेम करेक्टर हो चढ़ने का। अब ये नहीं है कि किसी के कम चढ़ रही है किसी के ज़्यादा चढ़ रही है, सेम नेचर हो चढ़ने का भी। ऐसे अगर 1 लाख बंदे को सेम ट्रैक हो, उनके जो सिचुएशन है वो भी सेम हो, एक आइडेंटिकल ट्रैक पर अगर मोशन करवाएं, तब की बात है हर एक पर्सन का ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होगा। 1 लाख के 1 लाख का डिफरेंट हो सकता है, कुछ लोगों का सेम भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, बिल्कुल सही है। तो डिस्प्लेसमेंट वेरी किया कि नहीं किया। एक तो इसको 2 वे में देख सकते हैं, एक तो सिंगल पर्सन को ही 10,000 बार या 1 लाख बार ऐसे मोशन करवा दो, या 1 लाख को एक साथ करवा दो, ठीक है, दोनों सेम स्टेप है। आपको शायद बेटर समझ में आएगा, एक सिंगल पर्सन को 1 लाख बार मूवमेंट करा दो, ठीक है, सेम पर्सन को 1 लाख दिन ऐसे पिला के भेज रहे हो सेम टाइम पे 6 से 7 शाम को, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो हर दिन सेम स्पॉट पे मिले, ऑब्वियसली कहीं, और ये भी फिर सेम स्पॉट पे नहीं मिलेगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ राइट स्टेप्स हर दिन डिफरेंट होगा, और N2 भी नंबर ऑफ लेफ्ट स्टेप्स वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये 3 वेरिएबल है। आई थिंक अभी आपको बेटर समझ में आ गया, और अभी मूव करते हैं और N1 बार फाइंड आउट करते हैं। चलो अभी मैं इसको मिटाऊंगा, पर हैशटैग दो। अभी देखो सिस्टमेटिकली लिखना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, N1 बार N2 बार फाइंड आउट करूंगा। इन 2 को मैं सबसे लेट में बात करूंगा, ठीक है। चाहूँ तो अभी भी कर सकता है, इसकी बात नहीं है कि एक सीरीज में ये फाइंड आउट कर लिया, एक सीरीज में ये कर लिया और फिर ये कर लिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं जैसे भी मूड पड़ेगा। तो सबसे पहले N1 बार करते हैं, हैशटैग डाल के रखना, ठीक है, N1 बार। अब किसी का भी मीन निकालना होता है, आपने जैसे यू के मीन का फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने, क्या होता है भाई यू के मीन का फॉर्मूला, समेशन यू आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वैल्यू यू आई एंड आई के ऊपर समेशन, ठीक है। अभी आपको N1 का एवरेज चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली N1 आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग N1 आई। आई इस बार मैंने ऊपर लगा दिया क्योंकि 1 यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर नाम है, उस वेरिएबल का नाम N1 है, तो आई की बार ऊपर लगा दिया। कभी कुछ स्टेप लेगा, कभी कुछ स्टेप लेगा, कभी कुछ स्टेप लेगा, वो सेम पर्सन की बात कर रहे हैं तो आई सही बात है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग Ni N1 आई क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दीज नंबर ऑफ राइट स्टेप्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ N1 आई राइट स्टेप्स क्या होता है, ये कल के लेक्चर में पढ़ा आपने, इसको W से डिनोट करते हैं। और आउट ऑफ टोटल N स्टेप्स की बात हो रही है, आउट ऑफ टोटल N जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो कांस्टेंट रखा आपने, जैसे आपने 1 लाख या 10,000 जो भी था, नंबर ऑफ स्टेप्स कांस्टेंट रखा है, तो N1 और हर दिन डिफरेंट आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये क्या हो जाता है, NC N1 I एंड P का पावर N1 I एंड Q का पावर N माइनस N1 I, ठीक है। तो अब इस चीज़ को, ये चीज़ यही तो है W वाला, तो है इसका नाम W यहाँ पे रख रखा है, वैसे P से रख दो, एक ही बात है। तो ये WN NI N1 I है, और इसको अब मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दूँ और फिर आगे की कहानी पे बात करूँ, ठीक है। चलो तो इंट्रोड्यूस कराते हैं, और ये फिर क्या हो जाएगा, N1 बार हो जाएगा आपका समेशन सिग्मा I N1 I, इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस करा दो, NC N1 I P टू पावर N1 I
एंड क्यू का पावर n माइनस n1i। बिल्कुल सही है। अब देखो एक अच्छी चीज़ करते हैं, अब सबको हटा रहा हूँ, ये टॉपिक आपको क्लियर है कि क्या चीज़ करने जा रहे हैं आज। और इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तुरंत प्रभाव से समझ में आ जाएगा। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स होंगे उनको याद रखना होगा, ठीक है। याद रखने से थोड़ा सा क्या है कि काम आसान हो जाएगा। और मैं आपको समझाता हूँ और आपको है ना याद भी एक बार माइंड, मतलब एक बार समझाने के बाद में ना वो माइंड में सेट भी हो जाने हैं आपके, मतलब ज़्यादा लोड नहीं आएगा दिमाग पे, ठीक है। तो देखो अभी इस चीज़ को सोल्व करते आगे। अभी एक क्रियाविधि करता हूँ मैं, सुनना क्रियाविधि। इस चीज़ को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, पी के साथ में, इस पूरे स्टफ के साथ में, दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। तो n1 का बार क्या हो जाएगा, समेसन i एंड nc n1i एंड n1i एंड p का पावर n1i, ठीक है, p का पावर n1i, ठीक है। ये आप ऐसे कर दो चलो, और q का पावर n माइनस n1i, दोनों को साथ लिख लिया, कोई दिक्कत है नहीं है, ऐसे कुछ भी कर सकते हो आप अंदर यहाँ पे इधर उधर। अब एक चीज़ देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, n1i। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ पूरे को, देखो n1 इंटू पी का पावर n1i, ये भी n1i है। इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिखता हूँ एक बार कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और आप बताना कि मैं सही लिखा या नहीं लिखा। डेल ओवर डेल पी और p का पावर n1i। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। देखो p इंटू डेल ओवर डेल पी ऑफ दिस स्टफ, ठीक है। और अब मैं एक बार राइट साइड को सोल्व करता हूँ, अगर लेफ्ट साइड आ गया इसका मतलब मैं सही हूँ। तो राइट साइड को सोल्व करता हूँ, डेल ओवर डेल पी का पावर n1i। देखो p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, p का पावर, तो p का पावर समथिंग है तो समथिंग तो आगे आ जाएगा, एंड p का पावर समथिंग n1i माइनस 1, ये हो जाएगा। और ये p और था, इस p को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस p को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, n1i और p का पावर n1i, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई जो यहाँ पर थी। तो इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है, आप लिख सकते हो। ये क्रिस्टल स्टेप है, एक डेरिवेशन टाइप मान सकते हो आप इस चीज़ को, और क्रिस्टल स्टेप है जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, क्योंकि एक जस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन का सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर नोटिस कर लिखते हैं उसको और फिर आगे ही प्रोसेसिंग करते हैं। तो n1 बार क्या हो जाएगा, n1 बार हो जाएगा समेसन i nc ni n1i, nc n1i, और इस पूरे स्टफ की जगह मैं ये इंट्रोड्यूस करा दिया, p डेल ओवर डेल p और p का पावर n1i, और फिर q का पावर n माइनस n1i, तो था ही वहाँ पे, ठीक है। ये तो एज इट इज था ही q का पावर। अब देखो सबको हटाते हैं, बार इसको भी हटा दो। अब एक बात बताओ, मैं समेसन और जो डिफरेंशियल साइन है उसको इंटरचेंज कर लूँ, कैसे? देखो समेसन i के ऊपर है और डिफरेंशिएशन p के ऊपर है, तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप पहले समेसन भी ले सकते हो और बाद में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, या फिर पहले आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो बाद में समेसन ले सकते हो, रिजल्ट सिमिलर रहेगा, क्योंकि समेसन i पर है और जो डेरिवेटिव है वो p के रेस्पेक्ट में है। बिल्कुल समझ में आना चाहिए बात, ठीक है। तो वी कैन इंटरचेंज समेसन एंड डेरिवेटिव साइन, मैं लिख भी देता हूँ, वी कैन इंटरचेंज समेसन एंड डेरिवेटिव साइन, बिकॉज समेसन इज, रीजन भी लिख देता हूँ, समेसन इज ओवर i
एंड डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू p, डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू p, सो दिस इज अलाउड, मैथमेटिकली इट इज अलाउड, ठीक है। सो करते हैं ये चीज, देन n1 बार क्या हो जाएगा, ये चलो कर रहे थे, इसको तो लिख ही देता हूँ। n1 बार क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा इसका, समेशन, इसको मैं फिर बाहर ले आता हूँ, ठीक है, और समेशन को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ये पूरे स्टफ को बाहर ले लेता हूँ, p इंटू डेल ओवर डेल पी को बाहर ले लेता हूँ, p इंटू डेल ओवर डेल पी को बाहर ले लिया, समेशन को अंदर कर दिया, और NC N1I एंड ये चीज़ तो बाहर ही होगी, P का पावर N1I वहाँ पर ऑलरेडी है, P का पावर N1I एंड Q का पावर N माइनस N1I, ठीक है, N माइनस N1I। अब आप एक नोटिस करो, बाइनोमियल थ्योरम क्या था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल थ्योरम, जो कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ था, जिसकी वजह से जो रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला था, जो रैंडम वॉक का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम दिया था। उसका रीजन था कि बाइनोमियल थ्योरम का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है वहाँ पर। तो अभी बाइनोमियल थ्योरम को एक बार रिमाइंड करते हैं, वो था p प्लस क्यू का पावर n इक्वल टू समेशन NC NI या NC ऐसे कुछ ही था वो NI एंड P का पावर NI Q का पावर N माइनस NI, इस टाइप से था कुछ, ठीक है। NI के ऊपर समेशन था, या I बोल दो आप, एक ही बात है, NI था, ठीक है। NI वेरियस वैल्यूज होंगी। अभी ये चीज़ सेम है या नहीं है, समेशन पूरा यहाँ से लेके N1I और P का पावर N1Y, ये सब कुछ सेम है या नहीं है, ठीक है। इसका नाम अभी NI था, मैंने बाइनोमियल थ्योरम में इसका नाम NI बोला था, अभी आप इसको N1I ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये चीज़ है या नहीं है राइट नाउ, तो ये जो यहाँ पर स्टफ है इसको मैं P प्लस क्यू की पावर N लिख सकता है, नहीं लिख सकता, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, यस वी कैन। तो लिखते हैं फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम P डेल ओवर डेल P, और ये चीज़ हो जाएगा P प्लस क्यू का पावर N, ठीक है। अब एक चीज़ P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर अगर आप 1 पुट कर दोगे P प्लस क्यू की जगह, तो 1 का पावर N 1 हो गया, और फिर अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ खास जो मतलब माइंड में रखना है वो ये है कि डोंट पुट P प्लस क्यू इक्वल टू 1 हेयर। कब पुट करना है, डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है। सिंस ये अलर्ट है, ये वार्निंग है ये, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकती है। हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब की, एक बार डेरिवेशन देख लो, उसके बाद में नॉर्मल काम है पूरा। अलर्ट ये है, सिंस P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, बट you have to put it after performing derivation, तो ये खास अलर्ट बात है, परफॉर्मिंग डेरिवेशन, डेरिवेटिव या डेरिवेटिव इज ओके वर्ड है ना, तो डेरिवेटिव परफॉर्म करने के बाद रखना है। तो अभी डेरिवेटिव लेते हैं और फिर रख देंगे वो चीज़। डेरिवेटिव करो P इंटू डेल ओवर डेल P, तो डेल ओवर डेल P के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप समथिंग का पावर n है, ठीक है, और समथिंग का पावर n है तो n बाहर आ जाएगा, एंड P प्लस क्यू का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा फिर, और फिर समथिंग का भी होगा, समथिंग में P प्लस क्यू है और इसका क्या हो जाएगा, हाँ एक चीज़ यहाँ पर आ सकती है, देखो इसका 1 हो जाएगा वैसे तो। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक कीड़ा आ सकता है
कि जो Q है ना वो 1 माइनस पी होता है, तो मैं तो उसको पुट करूँगा क्योंकि Q भी तो फंक्शन ऑफ P है, और फिर डेरिवेटिव में ऐसा कुछ क्रियाविधि करूँगा, तो ये एक्चुअल में 1p प्लस क्यू इक्वल टू 1 ही तो है। आप ये पुट करना अलाउड ही नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप ऐसे करोगे Q इक्वल टू 1 माइनस पी रखोगे तो ऑब्वियसली 1 का पावर n हो जाना है, जिसके लिए मैंने मना कर दिया कि वो अभी नहीं रखना, ठीक है ना। तो आप ऐसे नहीं करना, सिर्फ p को ही आप एज ए वेरिएबल मानो, यहाँ पे q को एज ए कॉन्स्टेंट मानो, ठीक है। तो अभी देखो p प्लस क्यू की पावर n थी, तो p प्लस क्यू का पावर n का जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो n यहाँ पे आ गया और p प्लस क्यू का पावर n माइनस 1 इंटू 1 हो गया, ठीक है। अभी बिल्कुल क्लियर है। अब चाहिए p प्लस क्यू को, नाउ पुट p प्लस क्यू इक्वल टू 1, डेरिवेटिव कर लेना उसके बाद कर दो, और तो p प्लस क्यू को पावर 1 पुट कर दूंगा तो 1 का पावर n माइनस 1, तो n1 बार क्या हो गया, सो n1 बार इज p इंटू n, p इज इंटू n। अभी थोड़ा बात करते हैं, हमारा डेरिवेशन हो गया इस चीज़ का, ठीक है। और अभी रिजल्ट पे बात करते हैं। जो भी वार्निंग है जो भी है सब लिख लेना, मैं रिजल्ट को अभी नोटिस करा रहा हूँ बस। तो हम फाइंड आउट करने गए थे कि n1 का एवरेज क्या होगा, नंबर ऑफ राइट स्टेप्स लेने का एवरेज क्या होगा, और वो रिजल्ट आया n इंटू पी, एन पी, पी एन बोल दो या एन पी बोल दो, एक ही बात है ना, ठीक है। और जहां पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, और p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स राइट। अभी नोटिस करो आप क्या कर रहे थे, राइट में स्टेप लेने की एक एवरेज वैल्यू क्या है, n1 का एक एवरेज वैल्यू क्या है। अबे यही तो होता है यार, इतना दिमाग इतना सारा एनर्जी क्यों खर्च करवाया हमारा डेरिवेशन पे। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू राइट में लेने की प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी p। अब आगे से ऐसे याद रखना है, ध्यान दे, मैंने बोला था रिजल्ट्स को आपको रिमेंबर मतलब रखना है, याद रखना है, बट एक बार समझ लो कि कैसे आया, उसके बाद याद रखना है इस फॉर्मेट में। अब याद रखना इजी है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। राइट में नंबर ऑफ स्टेप्स का जो मीन है वो आ गया। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं बोलूँ कि नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट n2 बार, लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, n2 बार हो जाएगा n इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दैट इज q। तो n2 बार हो जाएगा nq ओवर एंड आउट। अब की बार डेरिवेशन नहीं कि अब की बार हम तेज हो गए, ठीक है। इन चीज़ों को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो आप ये क्रियाविधि यहाँ पर कर सकते हो कि n2 बार को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस पी लिख दूँ यहाँ पे q की जगह। तो ये सब तो आपके ड्रामे चलते रहेंगे, ठीक है। तो आपको मेनली ये याद रखना है, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ हो गई, नेक्स्ट था कि m में मीन देखना है आपको, m में, और फिर डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे, ठीक है। तो m क्या था वहाँ पर और डिस्प्लेसमेंट क्या था, दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं। अगर बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है, जो ड्रंक पर्सन है वो, और आफ्टर टेकिंग टोटल n स्टेप्स, जिसमें से n1 राइट स्टेप्स है और n2 लेफ्ट स्टेप्स है, दैट लेट वो यहाँ पर लैंड करता है, यहाँ पर लैंड करता है आफ्टर टोटल n स्टेप्स, जिसमें से n1 राइट है, n2 लेफ्ट है, और यहाँ पर लैंड कर रहा है, और उसका स्टेप लेंथ लेट l हो। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलते हैं x इक्वल टू m इंटू एल, ठीक है। यहाँ पर m भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इसको राइट में शो किया है, अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन है और इसको राइट में शो किया है, ये 0 था, तो यहाँ पर m को बोलते हैं n1 माइनस n2। कैसे आया, ओबियसली जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा हमारा, x इक्वल टू एम एल इक्वल टू n1 इंटू एल माइनस n2 इंटू एल, यही तो होगा हमारा। राइट में स्टेप्स ले n1 तो कितना डिस्टेंस कवर अप किया, n1 इंटू एल, माइनस लेफ्ट में स्टेप लिया n2 और डिस्टेंस कितना किया कवर किया, n2 इंटू एल। तो ये बिल्कुल क्लियर है और यहाँ से ये बात भी क्लियर है। तो अब मैं बात करता हूँ m के
एवरेज वैल्यू की। पहले मैंने m को समझाया और डिस्प्लेसमेंट को समझाया, अब दोनों के एवरेज वैल्यू की बात करूंगा, ठीक है। तो देखो इधर m है आपका, सबसे पहले m की बात करते हैं। m है आपका n1 माइनस n2, ठीक है। अब अगर आपको m का एवरेज चाहिए तो क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 का पूरे का एवरेज, ठीक है। m का एवरेज मतलब n1 माइनस n2 का एवरेज, और अगर बीच में प्लस माइनस साइंस है तो इंडिविजुअल का एवरेज। अब n1 का एवरेज कितना होता है, अभी तो बात किया था np, n2 का एवरेज क्या होता है nq, सो दिस थिंग इज व्हाट np माइनस q, ठीक है। वंस अगेन यू कैन यूज दिस रिलेशन p प्लस q इक्वल टू 1 एंड यू कैन मॉडिफाई दिस वन अगेन, फर्दर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी फॉर्मेट लेके आ सकते हो, जो बट जो बेसिक है वो यही है। तो ये आपका थर्ड रिजल्ट हो गया। वंस अगेन आपको ये रटने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं ना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक जो ये डेटा है n1 का और n2 का, उसको याद रखो, दैट्स इट, nq। ये आपके लेक्चर पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, ठीक है, मतलब एवरलास्टिंग हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं है कि दोबारा से रिमाइंड करके आना पड़ेगा। अब x की बात कर लेते हैं, चलो सॉरी, हाँ x की बात कर लेते हैं, m हो गया, x की बात कर लेते हैं। x देखो, x क्या है भाई, x इक्वल टू है m इंटू एल, ठीक है। तो x का एवरेज मतलब m इंटू एल का एवरेज, ठीक है। l तो जहाँ पर कांस्टेंट है, स्टेप लेंथ इज ए कांस्टेंट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, m एवरेज इंटू एल, ठीक है। तो x एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट का एवरेज है वो कितना हो गया, m क्या n1 माइनस n2, उसका एवरेज मतलब इस पूरे का एवरेज, पूरे का एवरेज मतलब इसका और इसका एवरेज, और n1 का एवरेज मतलब np, क्योंकि राइट में स्टेप लेने के राइट में स्टेप लेने का मतलब सिस्टम है ये, और ये है लेफ्ट में, तो nq इंटू एल, ये हो गया np माइनस q इंटू एल, दैट्स इट, ये x हो गया, x में एवरेज हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएंस या डिस्पर्जन इन n1, n2, m एंड x, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑब्वियसली उसका रूट ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे एकदम क्लियर कट हो जाने चाहिए। खास बात ये है कि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपसे सीधा ये पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट में वहाँ पर वेरिएंस मतलब या मीन कितना है, मीन डिस्प्लेसमेंट कितना है, या फिर वेरिएंस क्या है, या फिर डिस्पर्जन क्या है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है डिस्प्लेसमेंट में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट ही, ये ध्यान रहे, डिस्प्लेसमेंट पे ही जनरली क्वेश्चन पूछता है, तो ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट है वेरिएंस। वेरिएंस सब में तो मैं सबसे पहले n1 की बात करता हूँ, तो हैशटैग दूंगा या फिर ऐसे बुलेट पॉइंट, डेल्टा n1 वेरिएंस क्या होता है भाई, ये चीज़ ही तो होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू, वेरिएंस और डिस्पर्जन और मीन स्क्वायर वैल्यू, व्हाट एवर यू वांट टू से है। तो n1 की बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है, ठीक है, और फिर जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मैंने एक फंडा बताया था कि वेरिएंस के लिए कि डेल्टा u का स्क्वायर, ये चीज़ क्या होता है आपका कि u स्क्वायर का एवरेज माइनस u एवरेज का स्क्वायर, मैंने डेरिवेशन कराया अभी इसी लेक्चर में शुरुआत में। तो अभी ये चीज़ क्या हो जाएगी, डेल्टा 1 के स्क्वायर का एवरेज क्या हो जाएगा, सॉरी n1 के स्क्वायर का एवरेज, ठीक है, और माइनस n1 का एवरेज का स्क्वायर। अब n1 सही किया ना सब कुछ, n1 का एवरेज ये तो सबको पता है, n1 का एवरेज कितना है n इंटू पी, राइट में स्टेप का एवरेज यही तो n इंटू पी, नंबर ऑफ टोटल स्टेप इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग मतलब राइट स्टेप, और इसका स्क्वायर तो n स्क्वायर पी स्क्वायर, इसका पूरा का स्क्वायर कर दिया। तो मतलब ये चीज़ तो मेरे को पता है हो ऑलरेडी, बट ये नहीं पता, n1 के स्क्वायर का एवरेज नहीं पता। सो नेक्स्ट टास्क इज व्हाट, दिस थिंग, ठीक है, ये चीज़ फाइंड आउट करना। सो नेक्स्ट टास्क इज फाइंड आउट n1 का स्क्वायर का एवरेज, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है।
अब इसको फाइंड आउट करने का क्या सीन होगा, देखो आपने एक चीज़ पढ़ी है कि एफ ऑफ यू का मीन क्या होता है, फंक्शन ऑफ यू का मीन होता है समेसन एफ ऑफ यू आई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू आई, आई के ऊपर समेसन, सही है, ये चीज़ होता है। तो करते हैं इसको। अब की बार एफ ऑफ यू है n1 का स्क्वायर, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यही कर देता हूँ इसको, चलो यहाँ पे करता हूँ n1 का स्क्वायर कवरेज। तो n1 का स्क्वायर कवरेज क्या हो जाएगा कि जिसका भी निकालना है ना ओरेज उसको यहाँ पुटअप कर दो, तो समेसन आई n1 आई का स्क्वायर। ध्यान रहे वेरिएबल का नाम n1 है, यहाँ पर जस्ट वेरिएबल का नाम u था, ठीक है, तो u i लिख देते थे, अभी वेरिएबल का नाम n1 है तो n1 i को ऊपर लिखा है इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n1 i, ठीक है। वंस अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n1 i क्या है, इसको मतलब देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इतने स्टेप्स राइट में लूँ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको n1 i से डिनोट करते हैं कि आउट ऑफ टोटल n स्टेप्स n1 i राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और ये क्या होता है, ये होता है nc n1 i p का पावर n1 i एंड q का पावर n माइनस n1 i। कल के लेक्चर का स्टेप है। अब इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दो और आगे फिर फॉरवर्ड होते हैं। तो n1 का स्क्वायर का एवरेज दैट विल बी समेसन i n1 i का स्क्वायर एंड यहाँ पर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा दो nc n1 i एंड p का पावर n1 i एंड q का पावर n माइनस n1 i, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या करें। अब वंस अगेन देखो पिछली बार क्या था, जब आपने n1 का बार फाइंड आउट किया था तब क्या था, वहाँ पर यहाँ पर n1 था और ये टर्म थी, तो आपने क्या किया था कि n1 इंटू पी का पावर n1 i को, या n1 i था, इन दोनों को एक साथ लिख लिया था, ठीक है। इसको और इसको इस बार भी सेम स्टेप करना है, दोनों को एक साथ लिख लो, ठीक है। तो लिखो, मैथमेटिकली अलाउड है, इतने कुछ भी करो, समेसन आई, और ये चीज़ अलाउड है। तो nc n1 i, इसको और इसको एक साथ लिखा है मैंने, क्यों लिखा है वो अभी समझ में आएगा। n1 i का स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ p का पावर n1 i एंड q का पावर n माइनस n1 i, ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब पिछली बार क्या किया था, यू हैव डन कि n1 i एंड p का पावर n1 i को आपने क्या लिखा, p इंटू डेल ओवर डेल p का पावर n1 i, ठीक है। अब की बार मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने एक बार n1 i से मल्टीप्लाई था ना, तब तो ये वाला फैक्टर एक बार ले आए। अब की बार अगर स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर सुनते रहना एक बार, अगर स्क्वायर से मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है, जो कि है राइट नाउ यहाँ पर स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो ये वाला जो ऑपरेटर है ना p इंटू डेल ओवर डेल p दो बार लगा दो, मतलब ये चीज इस टाइप से दो बार लगा दो वहाँ पे, और इस स्टेप पर p का पावर n1 i पर, और आप यही चीज़ ऑब्टेन करोगे। आप इसको राइट हैंड साइड को सोल्व करके आप देख सकते हो कि यही चीज़ आएगी। तो ये बहम भी मेट ही देता हूँ मैं, इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि ये चीज़ आ रही है, फिर आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि यू कैन राइट दिस स्टफ एज। अभी राइट नाउ आप अगर आप स्किप करना चाहते हो, सोचना मतलब ज़्यादा नहीं चाहता कि भाई मैं बहुत डिटेल में जाऊँ, तो आप यहाँ से इंस्पायर होकर लिख दो कि जब n1 से एक बार मल्टीप्लाई किया तो ये ऑपरेटर एक बार लगा था, अगर यहाँ पर अब n1 स्क्वायर है तो ये ऑपरेटर दो बार लग जाएगा, दैट्स इट। तो ये होता है ना, पचा लेंगे तो पचा लो, अगर सीधे पचा रहे हो, नहीं पचा रहे तो भाई मैं अभी 1 मिनट लगी करके बता देता हूँ, जस्ट डेरिवेटिव ही तो है, करना ज़्यादा सही रहेगा, चाहे आप लिखो ना लिखो, बट क्रिस्टल क्लियरिटी वहाँ पर होने से बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहले मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ, इसको एज इट इज रख लेता हूँ। तो p डेल ओवर डेल p, फिर अलग से करते हैं यार,
P del over del P एंड P del over del P, और इसको अभी ऑपरेट करा देते हैं P की पावर n1i पर, ठीक है। राइट हैंड साइड को ले लिया मैंने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इस पे ऑपरेट कराते हैं, ऑपरेट कराओगे तो डेल ओवर डेल पी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ले लो, P डेल ओवर डेल पी, ओ सॉरी ब्रैकेट P एज इट इज है जो ये स्टार्टिंग वाला है, और डेरिवेटिव लो, P का पावर n1i है तो n1i तो इधर आ जाएगा, एंड P का पावर n1i -1 हो जाएगा, -1। ये P इससे मल्टीप्लाई होके वापस से इसको P का पावर n1i बना देगा, या फिर हाँ करो, वैलिड है वो चीज़, कर लो, तो मैथमेटिकली वैलिड है तो करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो n1i और P का पावर n1i, ये हो गया। अब वापस से डेरिवेटिव करो इस पूरे स्टफ का, करते हैं तो भाई P इंटू, अब n1i तो भाई कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव P के रेस्पेक्ट में है, तो n1i तो बाहर आ गया। अब इस चीज़ का वापस से P के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो n1i पावर में है तो यह सामने आ गया पावर से, और P का पावर n1i -1 हो गया। वंस अगेन दिस P एंड दिस स्टफ क्या हो जाएगा आपका, n1i, ये दोनों मिलके स्क्वायर हो जाएंगे, n1i का स्क्वायर, एंड दिस विल बी P एंड दिस विल बी P का पावर n1i। नाउ सी दिस थिंग एंड दिस थिंग इज सेम, सो यू कैन राइट दिस स्टफ एज दिस। और अब मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने प्रूव कर दिया, मैं इसको मिटा के, इस स्टेप को मिटा के यहाँ से, और ये क्रियाक्रम करने जा रहा हूँ, कर दे, चलो खुद से कर लेना, ठीक है। और इस स्टेप को, इनको हटा लेते यार, पीछे का हो गया, इसमें कुछ है नहीं, अभी करने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। चलो तो n1, भूल मत जाना कि कर क्या रहे थे, कर ये रहे थे, ये होता है अक्सर। तो 3 इडियट में डायलॉग नहीं था कि लास्ट में तो भूल गए कि क्वेश्चन ही क्या था, तो वो वाला चीज़ तो हो जाता है कई बार। तो अभी वो चीज़ अल्टीमेटली वो निकालना है, बट अभी राइट नाउ ना 1 का स्क्वायर, इसका ये चीज़ है, देखो मिस्टेक हो गया था, हाँ नाउ इट्स ओके। तो समेसन n1 का स्क्वायर का हो रहा है, समेसन i NCNi P डेल ओवर डेल P वंस, P डेल ओवर डेल P ट्वाइस, एंड P का पावर n1i एंड Q का पावर n माइनस n1i। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि देखो इसको एज इट इज रखना है और इसकी जगह ये चीज़ रिप्लेस की है। आई कैन इंटरचेंज समेसन एंड द डेरिवेटिव साइन, तो इंटरचेंज, अब वो वैलिड है, आपको समझा दिया था पिछली बारी, इंटरचेंज समेसन एंड डेरिवेटिव साइन, ऐसे समेसन में ज़्यादा वो लग गया, समेसन एंड डेरिवेटिव साइन। वापस से बताता हूँ क्यों कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि समेसन आई के ऊपर है एंड डेरिवेटिव पी के ऊपर है, ठीक है। तो डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में, समेसन आई के रेस्पेक्ट में, दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि डेरिवेटिव पहले ना लेके बाद में ले लेना, पहले समेसन कर लो। तो पहले समेसन कर लेते हैं। तो जो डेरिवेटिव वाला स्टफ है, यानी कि ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, उसको ले लिया बाहर, ठीक है। डेरिवेटिव जो ऑपरेटर है उसको ले लिया बाहर। समेसन आई NCNi, आई से रिलेटेड कोई भी चीज़ बाहर नहीं ले सकते थे, ठीक है। N1i, यार ये N1i है यहाँ पे, ठीक है। एंड P का पावर N1i, Q का पावर N माइनस N1i। एंड नाउ फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम दिस थिंग इज व्हाट, दिस थिंग इज फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, this thing is what, P plus Q का पावर N,
ठीक है, पुट अप कर देंगे। और कुछ मिस नहीं किया ना मैंने, कुछ नहीं किया, कर दो तो क्या हो जाएगा फिर, पी डेल ओवर डेल पी, पी डेल ओवर डेल पी, और इसकी जगह हो गया p प्लस क्यू का पावर n। कर सकते हैं वंस अगेन, सिंस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, सिंस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, बट वी हैव टू पुट इट आफ्टर द डेरिवेटिव, ठीक है, बट पुट इट आफ्टर डेरिवेटिव, पुट इट आफ्टर ऑपरेटिंग डेरिवेटिव, आफ्टर ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये गलती किया तो फिर डेरिवेटिव मतलब जो पूरा डेरिवेशन है वो खराब हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते ऐसे, मैथमेटिकली तो अलाउड है ये भी, कुछ लोगों की आवाज़ आ रही होगी मैथमेटिकली अलाउड है तो क्यों नहीं कर सकते, यस मैथमेटिकली इट इज़ अलाउड, बट यहाँ पर देखो फिर ये करने का जो प्रोग्राम है ना जो हमने इंटरचेंज किया है उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा अगर हम ऐसा कर देंगे तो, ठीक है ना। तो इसको हम डेरिवेटिव परफॉर्म करने के बाद ही करेंगे। थोड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर है, मैं मानता हूँ इस बात को, बट अब हर जगह फिर वो 0 0 ही आ जाना, हमारा कोई रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा हम पे। तो ये चीज़ डेरिवेशन में आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी कि p प्लस क्यू को 1 नहीं रखना है यहाँ पर, ठीक है, बाद में रखना है। तो करो आगे, आगे क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको कर लेता हूँ उसके बाद इसको कर लेंगे। तो ये हो जाएगा p डेल ओवर डेल p, एक को छोड़ दिया एक को कर लेते हैं, p डेल ओवर डेल p, और यहाँ पर क्या है p प्लस क्यू का पावर n, p प्लस क्यू का पावर n, ठीक है। तो डेल ओवर डेल p, p तो एज इट इज रह गया, डेरिवेटिव करना है n आगे आ जाएगा, p प्लस क्यू का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1। क्या अभी रख दूँ p प्लस क्यू को एक 1 रख दूँ p प्लस क्यू को, नहीं 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 नहीं, अभी ये और रह रहा है एक, ठीक है। तो अभी एक बार और करना पड़ेगा, तो p और अब इस पूरे का डेल ओवर डेल p और ये पूरा स्टफ, इसमें p n और p प्लस क्यू का पावर n माइनस 1 है, ठीक है। इस पूरे का एक साथ करना है, तो p इंटू, देखो एक बार तो इस p का कर लेते हैं, बाकी को रोक लेते हैं, तो रोक लो, p का कर दिया 1 हो गया, बाकी को रोक लिया तो n p प्लस क्यू का पावर n माइनस 1, अच्छा, प्लस अब p को एज इट इज रख लेते हैं, बाकी का कर लेते हैं, n तो कांस्टेंट ही है, यहाँ की यहाँ रह गया, इसका डेरिवेटिव करोगे p प्लस क्यू का पावर n माइनस 1 का, तो n माइनस 1 यहाँ आ जाएगा और p प्लस क्यू का पावर n माइनस 2 हो जाना है, ठीक है। अब p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर बाद में कर देना, ठीक है, चलो बाद में कर देंगे। अब रख लो, अब डेरिवेटिव है नहीं, नाउ पुट p प्लस क्यू इक्वल टू 1, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, क्योंकि डेरिवेटिव खत्म हो चुका अभी, तो p तो बाहर था ही आपका, p प्लस क्यू को 1 रख दिया तो ये चीज़ 1 हो गई, n प्लस p n माइनस 1 एंड दिस थिंग इज 1, तो ये स्टफ आ गया आप पे, है ना। अभी आगे देखते हैं क्या हो जाना है, यहाँ तक तो काम हो गया। और ये ध्यान रहे क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो आप n1 का स्क्वायर, n1 के स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। और अल्टीमेट टारगेट ये है, 1 2 तो सो लिया होगा। डेरिवेटिव इसलिए है जरूरी, एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, ठीक है। याद रखना कोई टफ नहीं है, आपको याद रखा जाएगा ये आराम से, बट एक बार समझ लोगे ना तो कभी फंसोगे नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ जाते हैं, तो उस टाइम टैक्टिक्स आप पे होना चाहिए। और इसका डेरिवेटिव जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा एक कुछ क्रूशियल स्टेप्स के साथ में है। एक जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो कि एक फ्लो में चल जाए, ऑर्डिनरी स्टेप्स हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा 2-3 पॉइंट है वो आपको माइंड में होने चाहिए, अदरवाइज आप गलत जगह पे लैंडिंग कर जाओगे, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं करवा रहा हूँ, एक बार और देख लो, बस हो ही गया। अब तो P को ये था n1 का स्क्वायर का एवरेज, P को अंदर मल्टीप्लाई करो, Pn प्लस ये P स्क्वायर n हो जाएगा, P स्क्वायर n माइनस 1, ठीक है। और अब देखो Pn प्लस
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एन, ठीक है। और मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि यहाँ से और यहाँ से पी एन को बाहर ले लेता हूँ, तो पी एन को यहाँ से बाहर लूँगा तो यहाँ से तो 1 माइनस पी, और इसको एज लिख लिया, और इसको भी मैं ऐसे लिख लिया कि एन स्क्वायर पी स्क्वायर, उल्टा करके। कोई समस्या ना? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पी एन 1 माइनस पी को क्या लिख सकते हैं? क्यू, और ये है एन पी का स्क्वायर, लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। और ये है एन वन का स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। अब देखो एक चीज़, एन वन का एवरेज क्या था? एन वन राइट में स्टेप लेने का मीन वैल्यू, दैट वाज एन इंटू पी, ठीक है। ये चीज़ क्या है? एन पी का स्क्वायर, यानी कि एन एवरेज का स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इस स्टफ को कि एन वन का स्क्वायर का एवरेज क्या हो जाएगा? इसको मैं एन पी क्यू लिख लूँ, एन पी क्यू, बिल्कुल लिख लो, पी एन क्यू का एन पी क्यू लिख लिया, प्लस एन वन के एवरेज का स्क्वायर। क्यों किया मैंने ऐसा, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। और अब देखो क्यों किया। आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है उस पर बात करते हैं। यहाँ तक कर लिया, उसके बाद में अल्टीमेट टारगेट क्या है? यू हैव टू फाइंड दिस वन, डेल्टा एन वन का स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। और ये क्या था? ये था आपका n1 का स्क्वायर का एवरेज माइनस n1 के एवरेज का स्क्वायर, ये चीज़ होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आप देखो कि n1 का स्क्वायर का एवरेज माइनस n1 के एवरेज का स्क्वायर, इस चीज़ को मैं इधर ले आया लेफ्ट में, एंड दैट थिंग इज व्हाट? NPQ. So this thing is what? NPQ. Wow. तो this thing is variance. तो variance क्या है? variance या dispersion in N1 क्या है? variance और dispersion, अब आपको ये याद रखना है NPQ. That's it. ठीक है। अब एक important स्टेप जो सेकंड है उसको बात करते हैं। लेफ्ट में स्टेप लेने का जो है उसका वेरिएंस क्या होगा? N2 अगर यहाँ पर हो तो क्या होगा? देखो बिल्कुल समझ आया ना कि मैंने ये क्यों किया? क्योंकि ये मेरा कोई यहाँ पे ज़रूरत थी, ठीक है। ना भी करते तो भी वैसे सेट करना था, वो कर देते आप, उसकी वैल्यू पुट कर दे तब भी यही आंसर आएगा, ये वाला। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट लेफ्ट में, ठीक है। चलो मूव। अब बात करते हैं लेफ्ट में स्टेप लेने का वेरिएंस क्या है। तो डेल्टा N2 का स्क्वायर का एवरेज। अब एक बात बताओ, वैसे तो फॉर्मूला तो यही होगा इसका भी, N2 का स्क्वायर का एवरेज माइनस N2 के एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात ये देखो यहाँ पर, सॉरी एवरेज, एक बात यहाँ पर ये देखो कि जब आपने N1 के लिए क्रियाक्रम किया तो वो NPQ आ रहा है। जो राइट में स्टेप लेने का वेरिएंस निकाल रहे हो तो NPQ आ रहा है, और मतलब वो ऐसा नहीं है कि जो लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी है उसको फेवर कर रहा है, मतलब वहाँ पर लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी भी है और राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पी स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से मतलब एक सिमेट्री से आप एक गैस कर सकते हो यहाँ पर कि फ्रॉम सिमेट्री फॉर N1, जो ये रिजल्ट N1 का आया है उससे आप गैस कर सकते हो कि ये चीज़ है ना, ये भी आपका NPQ ही होगा, क्योंकि वो यार जो लेफ्ट राइट में स्टेप लेने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको फेवर नहीं किया, उसमें दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी N2 के लिए काम करोगे तो वो लेफ्ट में स्टेप लेने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको फेवर नहीं करेगा, Q को फेवर नहीं करेगा, ये भी सेम स्टफ होगा। तो यहाँ से इंस्पायर होके अब दूसरा है अल्टरनेट वे, क्या प्रूव कर लो वापस से ये चीज़ जो मैंने डेरिवेशन किया उसको कर लो, आपको रिजल्ट यही मिलेगा। तो इंस्पिरेशन ज़्यादा बेटर है, हमको इंस्पायर होना चाहिए, हम हो गए हैं, ये भी NPQ होगा, ओवर, ठीक है। अब बचता है डिस्प्लेसमेंट में और M में, ठीक है, उनकी बात करते हैं। अभी ये डेटा आपको याद रखने हैं दोनों, और लकीली दोनों सेम है।
और उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर सिमेट्री जो है वो ऐसे बोल रही है कि मैंने किसी को भी फेवर नहीं किया, दोनों को सेम मतलब वो पोर्शन दिया है, वहाँ पर सेम जो क्या बोलते हैं ना अहमियत दी है, सेम प्रेफरेंस दी है, पी को भी रखा क्यू को भी रखा, दोनों को सिंगल सिंगल पावर रखा है, तो यहाँ पर भी फिर वही चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने सिमेट्री वर्ड यूज़ किया। ठीक है, चलो अभी मूव करते हैं और फिर आते हैं अभी एम पर या फिर डिस्प्लेसमेंट पर। तो वेरिएंस निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। अच्छा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया होगा कि रूट NPQ हो जाएगा, लेकिन मैं इसको बाद में लिखूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि सिस्टमेटिक काम करना है अपने को। चलो नेक्स्ट है एम के अंदर। तो आपको चाहिए डेल्टा एम का स्क्वायर का एवरेज, क्योंकि वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो वंस अगेन डेल्टा एम के स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, तो वापस से क्या चीज़ हो जाएगी भाई, एम स्क्वायर का एवरेज माइनस एम एवरेज का स्क्वायर। ठीक है, और एक बार रुकना, वेट करना, एक बार डेल्टा एम का स्क्वायर है ना, इसको है ना ऐसे करने के बजाय थोड़ा एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, उससे इजी हो जाएगा। एक बार देखना क्या है कि जैसे m इक्वल टू इसका एवरेज भी यहाँ पे ना m इक्वल टू n1 माइनस n2 होता है। ठीक है, और हाँ, सिंस ये मैं एक इस वे में ना करके, इस चीज़ को फॉलो ना करके एक अल्टरनेटिव, एक बिल्कुल इजी वे को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, रिजल्ट ऑब्वियसली सेम होगा, बट ये एक इजी एंड क्विक वे है। तो देखो क्या है कि सिंस m इक्वल टू क्या है n1 माइनस m2, एंड एज वी नो क्या पता भाई तुमको, n1 प्लस n2 क्या होता है n के बराबर। सो यहाँ से n2 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा n माइनस n1, बिल्कुल सही है। उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 माइनस n2 की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें n माइनस n1, तो ये हो गया n1 माइनस n प्लस n1, इट मीन्स दिस इज 2n1 माइनस n। ठीक है, तो m को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो m को आपने लिखा है 2n1 माइनस n, जहाँ पर n आपको ऑब्वियसली पता है टोटल नंबर ऑफ स्टेप है और कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं डेल्टा m करूँ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा n1 हो जाएगा माइनस डेल्टा n हो जाएगा, कैपिटल n डेल्टा n हो जाएगा। भाई चेंज या डेविएशन की बात करें, ठीक है, डेविएशन इन m क्या हो जाएगा, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि चेंज अगर आपने फाइंड आउट किया हो, जैसे आप करते हो ना कि dm इक्वल टू या dx इक्वल टू ऐसे ही, तो 2dn माइनस dn, सिमिलर फॉर्मेट में डेल्टा m। ठीक है, डेविएशन वो सेम चीज़ होता है वो भी। अब ये चीज़ जीरो होगा क्योंकि दैट इज कांस्टेंट, वो ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि डेल्टा m क्या है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा n है। ठीक है, अब डेल्टा m का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर 2 डेल्टा n1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 4 डेल्टा n1 का स्क्वायर, तो डेल्टा m का स्क्वायर ये चीज़ हो गई। अब आपको चाहिए था डेल्टा m का स्क्वायर का एवरेज यानी कि वेरिएंस। सो वेरिएंस यानी कि डेल्टा m का स्क्वायर का एवरेज क्या हो जाएगा 4, ये तो कांस्टेंट है, डेल्टा n1 के स्क्वायर का एवरेज, एंड दिस इज व्हाट वेरिएंस इन n1, एंड दिस इज व्हाट 4, एंड दिस इज npq, जो कि अभी आपने सीखा था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल क्विक वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो और आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, 4 npq इज योर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं x पे। देखो
वही वापस से देख लो, ये थोड़ा सा मतलब एक ट्रिकी वे में फाइंड आउट हो गया, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, सिंस m इक्वल टू n1 माइनस n2 होता है, और obviously you know that n1 plus n2 is n, and from here we can find n2, and n2 is n minus n1, and let me put this one here, to n1 minus n minus n1, to n1 minus n plus n1, and obviously this thing is what, m equal to 2n1 minus n. And now if we take deviation in left side, then obviously it will mean कि आपने डेविएशन राइट साइड में भी लिया है, तो डेल्टा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा n1 माइनस डेल्टा ऑफ n, एंड डेल्टा ऑफ n obviously is 0 because n is constant, because n is total number of steps, and so you can say that delta m is equal to twice of delta n1. And now let me square, so square क्या, तो twice of delta n1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 delta n1 का स्क्वायर, and now let me take average, so this thing, and this thing is npq as you know already from the previous discussion, क्लियर है। चलो मूव करते हैं, और अब डिस्प्लेसमेंट का वेरिएंस निकालते हैं। मैं इन सब डेटा को बाद में एक साथ कलेक्ट कर दूंगा, तो वो लेक्चर का पूरे का कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं, और वही आपको याद रखना है, हालांकि समझने के लिए देखो पूरा लेक्चर जरूरी था, चीज़ें बाद में इजी हो जाते हैं, वो अलग इश्यू है। एक्स का वेरिएंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट में वेरिएंस चाहिए, मतलब ये चीज़ चाहिए, ठीक है। नाम वगैरह आप लिख लेना, वेरिएंस मैंने पूरा ऊपर एक हेडिंग डाल के रखा हूँ मैं, तो ये वेरिएंस चाहिए। अब एक बात बताओ, x इक्वल टू क्या है, ml, ठीक है, तो और l कांस्टेंट है, तो अगर आपको ऐसे डेल्टा x करना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा m इंटू एल, ये l तो कांस्टेंट है, उसमें तो क्या वेरिएशन होगा, ठीक है। ये वही वंस अगेन वही है कि जैसे ये आपका है, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, l इंटू डी एम, क्योंकि सिर्फ m ही वेरिएबल है वहाँ पर, l तो कांस्टेंट है, डेल्टा लगा दो dx की जगह, एक ही बात है, जो डेरिवेटिव करते हो ना सेम वे में, तो ये स्टफ है, तो इसका स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा डेल्टा m का स्क्वायर इंटू l का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। इसका मीन, तो इसका भी मीन इंटू l स्क्वायर, भाई l स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका क्या मीन लोगे तुम, सही है। अब नाउ दिस थिंग इज व्हाट, वेरिएंस इन डिस्प्लेसमेंट, एंड यू नो दिस थिंग, m में जो वेरिएंस है, जो डिस्पर्जन है, उसका पता है आपको 4 npq है, तो 4 npq इंटू एल स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट में मीन हो गया। याद कैसे रख सकते हैं, हालांकि वैसे तो एक दो स्टेप में आ गया। आप ये देखो, x इक्वल टू एम एल होता है ना, तो कभी भी एक्स स्क्वायर की बात हो रही हो ना, जैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है, मतलब डेल्टा एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर यूनिट की बात करो, मैं एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एल स्क्वायर आएगा, जो भी स्टेप लेंथ है वहाँ पर एल स्क्वायर आएगा। सिर्फ एक्स की बात हो रही होती है, जैसे डेल्टा एक्स बात कर रहे हो, तो आपने देखा भी होगा डेल्टा एम इंटू एल था वो, ठीक है। जब एक्स की बात कर रहे हो तो एल मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फैक्टर था, ये मल्टीप्लाई होना ही है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे खास है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ है नेट में। रिसेंटली कोई एग्जाम था शायद 2018 में, ये रिजल्ट था जो कि 5 मार्क्स पे क्वेश्चन था, और अगर किसी बंदे को याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इस पोर्शन से, ये बात खास है। चलो अभी ऑलमोस्ट काम हो गया। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इन एवरीथिंग, एंड दैट इज ऑब्वियसली रूट लेना है इन सब का। तो मैं ऐसे करता हूँ, कर देता हूँ एक बार, चलो स्टैंडर्ड डेविएशन, सब में स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं एक चीज़ एक साथ और भी कर देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन तो लिख दूंगा मैं, सिग्मा n1 क्या हो जाना है, रूट वेरिएंस, यानी कि रूट डेल्टा n1 का स्क्वायर का एवरेज, एंड दिस इज व्हाट, थोड़ा पीछे से लिख देता हूँ, सिग्मा n1 इक्वल टू रूट वेरिएंस, वेरिएंस का रूट होता है या डिस्पर्जन का रूट होता है, और इट मीन्स डेल्टा n1 का स्क्वायर का एवरेज का रूट, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज द डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और डेल्टा n1 का स्क्वायर क्या आया था, याद करो, npq, ठीक है। और सिग्मा n2 क्या हो जाएगा, वंस अगेन ये डेफिनेशन लगेगी, और ये भी क्या हो जाएगा,
रूट वेरिएंस, वेरिएंस क्या आया था आपका, इसमें भी NPQ आया था, और सिग्मा m क्या हो जाएगा, रूट वेरिएंस क्या आया था आपका 4 NPQ आई थिंक, ठीक है। सिग्मा x क्या हो जाएगा, रूट 4 NPQ L स्क्वायर, ठीक है, वहाँ पर L स्क्वायर आया था, ठीक है। ये पूरा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब मैं एक बार डेटा पूरा कलेक्ट कर देता हूँ कि मीन क्या थे और फिर वेरिएंस क्या था सब में, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सामने है ही, तो पूरे लेक्चर का कंक्लूजन ही हो जाएगा यहाँ पर। तो N1 का मीन ऑब्वियसली राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब राइट में स्टेप लेने का मीन निकाल रहे हो, N इंटू राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी। N2 का मीन क्या था, N इंटू क्यू, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स और लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी। और M का क्या था, सिंस M इक्वल टू N1 माइनस N2, तो M का एवरेज चाहिए ये चीज़, तो M का एवरेज था यहाँ पर, मैं पॉइंट वाइज कर दूँ और आपको याद भी हो जाएंगे अब सब। M का एवरेज हो जाएगा इस वजह से, ये तो है आपका NP और ये है NQ, सो ये हो गया NP माइनस Q ओवर एंड आउट, ठीक है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट होता है x इक्वल टू ML, अगर इसका मीन चाहिए तो इसका मीन का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया NP माइनस Q इंटू L ओवर एंड आउट, ठीक है। बात थी वेरिएंस की, वेरिएंस क्या हो जाएगा, डेल्टा N1 का स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। ये क्या हो जाना है NPQ, आपको रट के रखना है इसको। N2 में भी यही था सेम, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री फेवर ही नहीं कर रही, किस पर्टिकुलर को जो राइट में स्टेप लेने का प्रोबेबिलिटी है उसको फेवर नहीं कर रही, तो सेम आएगा ये रिजल्ट भी। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो NPQ। एंड नाउ फिर M में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो M का क्या हो जाएगा, ये था ट्वाइस ऑफ डेल्टा N1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सॉरी 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 उसके अंदर था, ठीक है। तो 4 और 4 NPQ, और ये क्या हो जाना है फिर भाई, स्क्वायर की बात हो रही है ना, डेल्टा x के स्क्वायर की बात हो रही हो तो L स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और जो भी M का रिजल्ट है, तो 4 NPQ इंटू L स्क्वायर। एंड दिस इज द होल लेक्चर ऑन योर बोर्ड। तो लास्ट में लेक्चर कंक्लूडेड भी हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब लिखो इन सबको, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑन statistical mechanics and also on random walk. And now in the next lecture we will talk about the problems on random walk, and that will be obviously a very nice lecture, ठीक है। तो बस ये आपका डेटा है, कल आपको इसको सामने रखना, सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे, नेट हो गेट हो कुछ भी हो। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन को पहले समझना है। देखो स्टैट में ये चीज़ खास करना ही होगा, पहले क्वेश्चन को समझना है कि ये रैंडम वॉक का है या नहीं है। रैंडम वॉक का है, उसके बाद में तो ये हमारा टूल बॉक्स है जो बोर्ड पे सामने है। टूल बॉक्स के बाद में तो फटाफट हटा देंगे सारा काम, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, सी यू गाइस।